कहते हैं रातें दिन से ज्यादा खतरनाक होती हैं और अमावस्या की रात तो इससे भी ज्यादा। अमावस की रात को भूतहा इलाकों में परिंदा भी पर मारने से पहले 100 बार सोचता है, क्योंकि इस रात भूत प्रेत और भटकती बुरी रूहों का गुस्सा और उनकी शक्तियां अपनी चरम पर होती हैं और अपने दायरे में उस शख्स की तलाश करते हैं जो उनका शिकार बन सकता है। दादाजी, ये भूत वूत कुछ नहीं होता। आप समझिए, अगर मैं कल शाम तक शहर नहीं पहुंचा तो मेरा बॉस मुझे नौकरी से निकाल देगा। देखो बेटा, जॉब तुम्हें दूसरी भी मिल जाएगी, लेकिन जिंदगी नहीं। मैं कहता हूं आज रात रुक जाओ, क्योंकि आज अमावस्या की रात है और आज भटकती रूहें शिकार करने को पागल होती है। दादाजी, अब आप मुझे गुस्सा होने पर मजबूर मत कीजिए और जाने दीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। संजय की ऑफिस की छुट्टियां खत्म हो गई थी और इसके बावजूद भी वो ऑफिस नहीं पहुंचा था। इस वजह से कल तक उसे शहर किसी भी तरह पहुंचना था। घर वालों के लाख समझाने के बावजूद भी संजय ने किसी की एक ना सुनी और अपना सामान लिए गांव के पुराने कब्रिस्तान के पास बने एक लौते बस स्टैंड की तरफ अकेले ही पैदल चल पड़ा। ना जाने गांव के लोग कितने अंधविश्वासी हैं, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं। संजय अभी कुछ देर चला ही था कि तभी आसमान में बादल काले पड़ने लगे और तेज हवाएं चलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ये हवाएं संजय को बार बार किसी खतरे का संकेत दे रही हो। लेकिन अब वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा ही कुछ संजय के साथ भी होने वाला था। संजय रात के 11 बजे उस भूतिया गांव में अकेला राही था। वो अभी आगे कुछ दूर ही गया था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा हो। ऐसे महसूस होते ही संजय एकदम से घबरा गया और पीछे पलटते हुए बोला, कौन है? जब संजय पीछे पलटा तो उसे कोई भी नहीं दिखा। इसके बाद वो अपने सफर को कंटिन्यू करने लगा। वो अब एक चौराहे पर पहुंच चुका था जहां से 4 रास्ते आपस में जुड़ते थे। संजय को चौराहे से सीधा सामने के रास्ते पर एक आदमी दिखा जिसने शॉल लपेटा था। उसे देखकर संजय को थोड़ी हिचक हुई कि भला ये शख्स इतनी रात को बेवजह मूर्ति के समान रोड पर क्या कर रहा है। संजय बिना कोई हरकत किए हुए वहां उस शॉल लपेटे हुए आदमी के बेहद नजदीक से गुजरा। वो आगे बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि कोई शख्स भी उसके साथ साथ उसके पीछे पीछे चल रहा है। संजय बहुत ज्यादा घबराया हुआ था, पर फिर भी हिम्मत करके वो पीछे पलटा तो देखा, पीछे वही शॉल लपेटा आदमी खड़ा था। संजय को उस आदमी का बिहेवियर बड़ा अजीब लगा। वो कहीं संजय का पीछा तो नहीं कर रहा था। संजय दोबारा अपने रास्ते चलने लगा और इस बार भी वो शॉल लपेटा शख्स उसके साथ साथ चलने लगा। जब संजय चलता, उसकी परछाई बनकर वो शख्स भी चलता। जब संजय रुक जाता तो वो शख्स भी रुक जाता। संजय अब इस चीज से बहुत ज्यादा इरिटेट हो चुका था, इसलिए इस बार वो रुका और पीछे पलटकर उस आदमी पर खूब चिल्लाने लगा। कौन है तू? कोई पागल है क्या? इस तरह आधी रात के वक्त मेरा पीछा क्यों कर रहा है? उस शख्स ने इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं किया और बिना कुछ बोले चुपचाप खड़ा रहा। उसका यह रवैया संजय को और गुस्सा दिला रहा था। इसी वजह से संजय ने उसके गले से शॉल को निकाला तो उसको एक जोरदार झटका लगा। उसके सामने जो शख्स खड़ा था
उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखों की पुतलियां सफेद थी। भूत! ये बोलते हुए संजय वहां से भागने लगा। अभी अभी उसने एक भयानक चेहरे वाले प्रेत को देखा था। तभी अचानक से वो शख्स संजय के एकदम सामने आ गया और दांत निकालकर हंसने लगा। मार दूंगा तुझे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे असली चेहरे को घूरने और मेरी शॉल को निकालने की? तूने मेरा असली और बदसूरत चेहरा देख लिया है। अब तेरा मरना तय है। मुझे माफ कर दो, मत मारो मुझे, मुझसे गलती हो गई। तुझे पता है ना, आज अमावस्या की रात है। आज की रात जिस पर भी हमारी नजर पड़ती है उसका अस्तित्व यहीं समाप्त हो जाता है। इतना कहते हुए उस प्रेत ने संजय की छाती में अपना हाथ घुसाया और एक झटके में उसका दिल बाहर निकाल लिया, जो अभी भी धड़क रहा था। संजय की आखिरी चीख के साथ गांव का माहौल फिर डरावना और शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों को संजय की लाश सड़क पर पड़ी मिली, जिसमें दिल नहीं था। उसके दादाजी ने अफसोस के आंसू रोए, क्योंकि मना करने के बावजूद संजय ने अमावस की रात को जाने की बेवकूफी की और अंजाम एक भयानक मौत। कहते हैं उस गांव में हर अमावस की रात को वो शॉल लपेटे शख्स घूमता है और जो भी राही उसे टहलता दिखता है उसका पीछा करता है और उसे कोई गलती करने पर मजबूर कर देता है। अगर कोई गलती कर देता है तो उसका अंजाम एक झटके में वही होता है जो संजय का हुआ। बबीता अकेले ही अपनी माँ और बीमार भाई का खर्च उठा रही होती है। बबीता एक कॉलेज में प्रोफेसर का काम करती है। एक दिन वो कॉलेज के लिए निकल रही होती है और वो अपना बायां पैर पहले घर से निकालती है। तभी बबीता, मैंने तुझे कितनी बार कहा है, घर से बाहर निकलते वक्त पहले दायां पैर बाहर निकालना चाहिए, वरना ये अपशगुन होता है बेटा। मैंने भी तुमसे कितनी बार कहा है माँ, मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं है। ये सब मनगढ़ंत बातें होती हैं। आज अमावस की काली रात है, आज जल्दी घर आ जाना। आज के दिन कई लोग काला जादू करते हैं बबीता। अरे माँ, तुम इन सब बातों पर क्यों विश्वास करती हो? ये सब कुछ नहीं होता है। नहीं नहीं, ये सब बातें बहुत सोच समझ कर की जाती है। सरिता बहुत अंधविश्वासी थी और हमेशा इन सब से बचने के लिए टोना टोटका करते रहती थी। उसका बेटा मनोज कई साल पहले एक एक्सीडेंट में अपाहिज हो गया था और चलने फिरने में असमर्थ था। उसका पूरा ख्याल उसकी बहन बबीता रखती थी। बबीता कॉलेज के लिए निकल जाती है और बहुत काम होने की वजह से आज उसे घर जाने में देर हो जाती है। आज माँ ने जल्दी आने को कहा था, लेकिन काम ज्यादा होने की वजह से जल्दी घर पहुंचना संभव नहीं है। माँ को फोन करके बता देती हूँ। हाँ, आने में देर हो जाएगी। बबीता जैसे ही अपना फोन उठाती है, फोन उसके हाथ से गिर जाता है और टूट जाता है। उसे वापस घर जाने में बहुत लेट हो जाता है। उसे कोई टैक्सी या ऑटो नहीं मिलता। वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाती है। आज ही इस मोबाइल को क्यों खराब होना था? आसपास भी कोई नजर नहीं आ रहा है। बबीता को ऐसा लगता है जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। बबीता आवाज का पीछा करते हुए आवाज के पीछे जाने लगती है। कौन है वहाँ? तुम रो क्यों रही हो? बबीता को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन वो आवाज का पीछा करने चली जाती है।
तभी वो देखती है कि वो एक कब्रिस्तान में पहुंच गई है। जैसे ही बबीता उस कब्रिस्तान में पहुंचती है, वो आवाज का आना बंद हो जाता है। ये क्या हो रहा है? मैं रात को इस कब्रिस्तान में कैसे पहुंच गई? वहां पर कुत्तों के रोने की आवाज, चमगादड़ के बोलने की आवाज और मेंढक का पानी में टर्राना साफ सुनाई दे रहा था। चारों तरफ बिल्कुल शांत माहौल था। उस बीच सन्नाटे को चीरती हुई ये आवाज बहुत डरावनी लग रही थी। बबीता उस कब्रिस्तान से निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो जहां भी जाती है उसे सिर्फ और सिर्फ बड़ी दीवारें मिलती है। वहां कोई भी गेट नहीं था। अगर यहाँ कोई गेट नहीं है तो फिर मैं अंदर कैसे आई? घना अंधेरा हो चुका था। बबीता उस कब्रिस्तान में घूम घूम कर थक चुकी थी, लेकिन वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं था। बबीता थक कर एक कब्र पर बैठ जाती है। तभी उस कब्र से अजीब आवाज आने लगती है। बबीता धीरे से अपना कान उस कब्र के ऊपर रखकर आवाज सुनने लगती है। तभी अचानक वो कब्र में जोरदार धमाका होता है और उससे एक ताबूत निकलकर बाहर आ जाता है। बबीता धमाके की आवाज से वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी बबीता के कान में कुछ आवाज सुनाई देती है। अरे अब ठीक तो है? आप यहाँ इस सुनसान कब्रिस्तान में अकेली क्या कर रही हैं? आप कौन हैं? और मैं यहाँ कैसे पहुँची? बबीता को थोड़ा होश आता है। बबीता अपने सामने अनजान व्यक्ति को पाती है। आप कौन हैं? और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस कब्रिस्तान में क्या कर रही हूँ? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज मुझे काम से वापस आते वक्त लेट हो गया। जब मैं इस कब्रिस्तान से गुजर रहा था, तब मुझे अजीब आवाजें सुनाई देने लग गई और मैं यहाँ देखने चला आया। तभी पास में पड़ी कब्र से किसी का हाथ बाहर आता है और बबीता का हाथ पकड़ लेता है। बबीता डर के मारे चिल्लाती है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका हाथ बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। ये क्या हो रहा है? एक कब्र में रखा मुर्दा किसी का हाथ कैसे पकड़ सकता है? यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। ये सब हमारे समझ के परे है। अमन बबीता का हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है। बबीता के हाथ से खून निकलने लगता है। तभी बबीता का हाथ उस कब्र से बाहर आ जाता है। अमन और बबीता अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। यहाँ से बचकर भागने का कोई रास्ता नहीं है। ये कैसे हो सकता है? यहाँ अंदर आने का तो रास्ता है, लेकिन बाहर जाने का नहीं। ये कोई चाल है हमें फंसाने की। पीछे से उस कब्र से एक भूत चलकर आने लगता है और उसके मुंह से हरा पानी गिर रहा था। अमन और बबीता उसे देखकर बुरी तरह डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। तभी बबीता का पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाती है। चलो मेरे साथ। वो बबीता का पैर पकड़कर खींचकर ले जाने लगता है। बबीता खुद को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब होती है। तभी भूत की नजर अमन पर पड़ती है और बबीता को छोड़कर अमन की ओर मुड़ जाता है। बबीता वहां से उठकर भागने लगती है। तभी वो किसी से टकरा जाती है। छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरी जान मत लो। छोड़ दो मुझे। अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। कौन हो तुम और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? तुम डरी हुई क्यों लग रही हो? भूत, वो भूत हमें नहीं छोड़ेगा। तभी वो भूत अमन का गला पकड़कर उसे अपने हाथों के बीच दबाकर घुमा देता है। अमन जमीन पर गिर पड़ता है और बुरी तरह तड़पने लगता है। ना तो उसे मौत अपना रही थी और ना ही जिंदगी उसे अपनी शरण दे रही थी। ये देखकर आयुष और बबीता बुरी तरह घबरा जाते हैं। नहीं, ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता कि हम तीनों एक ही दिन एक ही कब्रिस्तान में आए हैं। लेकिन ये सब क्या हो रहा है?
मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। इसमें किसी बड़ी शक्ति का हाथ है, हाँ, जिसने हम तीनों को यहाँ बुलाया है। वो भूत इन दोनों की तरफ आने लगता है। दोनों डर के मारे वहां से भागते हैं। आयुष एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और बबीता एक कब्र के पीछे छुपकर बैठ जाती है। डर के मारे दोनों का बुरा हाल है। अमन वहीं पर पड़ा पड़ा तड़प रहा था। तभी बबीता को वहां पर किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। बबीता चुपके से उसे देखने लगती है। उसकी माँ उसके भाई को लेकर आती है। बबीता दौड़कर जाकर अपनी माँ को गले लगा लेती है। माँ, तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ से निकल जाओ। यहाँ आने का तो रास्ता है, लेकिन वापस जाने का नहीं। ये आपको कैसे पता चला? और इतनी रात को आप इस सुनसान कब्रिस्तान में भाई के साथ क्या कर रही है? तुम्हें अब तक नहीं समझ में आया? ये सब मेरा करा धरा है। तुम तीनों को मैंने यहाँ बुलाया है। बबीता का ये सुनकर होश उड़ जाता है। आज अमावस की काली रात है। तुम तीनों को एक बात जोड़ती है। तुम तीनों अमावस की काली रात में पैदा हुए थे। आज मैं तुम तीनों की बलि चढ़ा दूंगी, जिससे मेरा बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कैसी माँ हो तुम? अपने बेटे के लिए तुम 3 मासूम जिंदगियां छीन रही हो। तभी पीछे से वो भूत आकर बबीता को ले जाने लगता है। बबीता खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके चुंगल से नहीं निकल पाती। वो भूत अमन, आयुष और बबीता को पेड़ पर उल्टा लटका देता है। बहुत अच्छा काम किया तुमने। 1 बजने वाला है। 1 बजे मैं इन तीनों की बलि चढ़ा दूंगी। तीनों के खून से नहाते ही मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरिता हाथ में तलवार लेकर उन तीनों का गला काटने जा रही होती है। तभी उसका पैर एक कब्र पर पड़ जाता है और वो कब्र खुल जाती है और सरिता उसमें गिर जाती है और वो कब्र अपने आप बंद हो जाती है। अमन, आयुष और बबीता तीनों अपने आप उस पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। आयुष बेहोशी की हालत में उस कब्र को देखता है जिसमें सरिता समा गई थी। माँ, तुमने हमें बचा लिया। वो कब्र आयुष की माँ की होती है। वो भूत गुस्से में पेड़ उखाड़कर फेंक देता है और सरिता के बेटे के पेट में अपना नाखून गड़ाकर उसकी अंतड़ियां निकालकर खाने लगता है। बबीता, अमन और आयुष अगले दिन सुबह होश में आते हैं। तीनों उस कब्रिस्तान के बाहर होते हैं। तीनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन वो रात तीनों की जिंदगी की खौफनाक रात होती है, जिसे वो तीनों कभी नहीं भुला सकते। एक माँ अपने बेटे को ठीक करने के लिए किसी और के बेटे की जान ले रही थी, और एक माँ मरकर भी अपने बेटे की जान बचा रही थी। वो खौफनाक रात हमारे जहन में हमेशा जिंदा रहेगी। यार, यहाँ आ तो गए, लेकिन पता नहीं क्यों कोई फार्म हाउस मिल ही नहीं रहा जहाँ हम एटलीस्ट 1 वीक रुक सके। बात तो सही है, लेकिन कोशिश जारी रखनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो हमें ठिकाना मिल ही जाएगा। बाबू साहेब, क्या आप लोग रहने की जगह ढूंढ रहे हैं? हाँ, लेकिन आप कौन हैं? मेरा नाम जय शुक्ला है और हम यहीं के निवासी हैं। हमारा एक पुराना सा लेकिन आलीशान फार्म हाउस है, जो कि शहर के एकदम कोने में है। 2 कपल्स अपने हॉलिडेज को एंजॉय करने के लिए मनाली गए थे, जहां उन्हें कहीं भी रहने के लिए होटल रूम नहीं मिल रहा था। लेकिन एक आदमी उनके पास आता है और उन्हें ये ऑफर करते हुए कहता है कि आप चाहे
तो मेरे मकान में रह सकते हैं। किराया लगभग आधा था और इसमें भी अच्छी बात यह थी कि फार्म हाउस बहुत बड़ा और आलीशान था। लेकिन हर खूबसूरती के पीछे कोई ना कोई खतरनाक सच छुपा होता है। देखो साहब, ये घर तो काफी अच्छा है, लेकिन प्लीज यहाँ ज्यादा शोर शराबा ना करिएगा और बेसमेंट का दरवाजा हमेशा बंद रखिएगा। हम क्या करेंगे और क्या नहीं, इसकी चिंता आप न करें। आपको आपका किराया मिल जाएगा, बस आप इससे मतलब रखें। सुशांत जय शुक्ला होम ओनर की बातों को एकदम से नजरअंदाज करता हुआ उन्हें वहां से जाने को कहता है। आज ट्रैवलिंग की वजह से सभी काफी थक चुके थे। इसी वजह से सबने तुरंत बेड पकड़ना सही समझा। रात 12 बजे अचानक से तेज गुर्राहट सुनाई पड़ने लगी। कोई जानवर था जो जोरों से गुर्रा रहा था और ये आवाजें लगातार आ रही थी। स्नेहा, उठो, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ यार, लेकिन ये आवाज बहुत अजीब और डरावनी लग रही है। कोई आदमखोर जानवर था जिसकी लगातार तेज गुर्राहट ने उन चारों की नींद उड़ा दी और उसके बाद सभी लिविंग एरिया में पहुंचे। ओह शिट, मकान मालिक के 15 मिस्ड कॉल्स। ऐसा क्या तूफान आ गया? उस हाउस के ओनर ने उन्हें 15 मिस्ड कॉल्स दिए थे। गहरी और थकावट से भरी नींद और फोन के साइलेंट होने के कारण वो फोन नहीं देख पाया था। इसी वजह से उसने ओनर को कॉल बैक किया। हेलो, अरे शुक्ला साहब, ऐसा क्या हो गया कि आपके इतने मिस्ड कॉल्स हैं? साहब, आप लोग आज गलत समय में गलत जगह आ गए हो। मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कुछ पैसों की लालच में आपको उस फार्म हाउस का सच बताना जरूरी नहीं समझा। सबसे पहले तो आप जाकर बेसमेंट का दरवाजा बंद करिए, क्योंकि मुझे बाद में याद आया कि वो दरवाजा तो खुला ही हुआ है। वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। कौन हैवान? आप क्या बात कर रहे हो? इतने में फोन अपने आप कट गया। मकान मालिक कुछ बहुत जरूरी बात बताने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अफसोस आज किस्मत भी इनके साथ नहीं थी। क्या हुआ? सुमित, क्या बात हुई? वो कुछ बेसमेंट के बारे में बता रहे थे कि जल्दी से दरवाजा बंद कर लो, वरना वो हैवान कभी भी वहां से निकल सकता है। ये शुक्ला भी ना, इसीलिए तभी मैंने इस पर गुस्सा किया था। ये कोई वक्त है मजाक करने का? इतने में एक और तेज गुर्राहट पूरे फार्म हाउस में गूंजने लगती है। यार तुम लोग रुको, मैं जस्ट अभी देखकर आया कि कहीं बेसमेंट से तो ये आवाजें नहीं आ रही। सुमित भागता हुआ बेसमेंट की तरफ जाता है और दरवाजा बंद करने के मकसद से वो बेसमेंट के बाहर खड़ा हो जाता है। तभी सुमित की एक तेज चीख निकल जाती है, जिससे सब बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। ओह शिट, सुमित, सुमित! हर कोई सुमित को आवाज लगाते लगाते बेसमेंट में पहुंचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैर, हाथ और जबान सब एक साथ कांपने लगते हैं। सुमित, क्या हो गया भगवान? चुप हो जाओ निधि, वाकई ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन मैं इस हैवान को नहीं छोड़ूंगा। अभी के लिए शांत रहो, क्योंकि हल्की आहट से हमारा भी वही हाल होगा जो सुमित का हुआ। जब वो सभी सुमित की चीख पर बेसमेंट गए तो उन्होंने देखा एक 7 फुट का मॉन्स्टर उल्टी दिशा में घूमे सुमित के गर्दन को नोचे जा रहा था। ये दिल दहलाकर रख देने वाला दृश्य देखकर बचे तीनों धीरे धीरे पीछे हटने लगे। वो तीनों अब एग्जिट गेट के करीब पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर एकदम उनके सामने आकर्षित हो गया और अपनी तलवार से सुशांत की गर्दन को एक पल में उसके शरीर से अलग कर दिया। इससे पहले
कि वो मॉन्स्टर निधि और स्नेहा की तरफ बढ़ता। एक तेज फायर स्मोक था वो जो पूरे घर में फैलने लगा, जिससे वो शैतान पीछे हटने लगा। ऐसा लग रहा था उसे उस चीज से डर लग रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खोलो, मैं हूं शुक्ला। वो दोनों बहुत ज्यादा डर गई थी और दरवाजा खोलने पर उन्हें बाहर उनके मकान का मालिक खड़ा दिखा। वो भी अपनी आंखों में आंसू लिए था। मैडम, जल्दी से यहाँ से निकलिए। ये जिस शैतान से अभी आपका सामना हुआ था, वो असल में एक ऐसा शैतान है जो इंसान के जिस्म का पूरा खून निगल लेता है। अगर इसको थोड़ी सी भी किसी के खून की गंध लग गई तो ये अपनी गुर्राहट से उसे अपने पास बुलाता है और उसे अपना जरिया बनाकर उसके साथ आए हर एक शख्स को मौत के घाट उतार देता है। हाँ, वैसे आज राइडिंग के समय सुमित का पैर छिल गया था। हो सकता है शायद उसी खून का उस हैवान ने गंध ले लिया हो सकता नहीं, यही हुआ है। लेकिन उस हैवान को आग और इसके धुएं से बहुत डर लगता है। इस हाउस का बेसमेंट ही उसका अड्डा है जहां वो छुपा रहता है और अपने शिकार किए गए जिस्म को टांग कर रखता है। चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद से वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। इस घटना का छाप आज भी उनकी जिंदगी पर घाट लगाए बैठा है कि अगर उस रात उनकी तकदीर में मौत लिखी होती तो वो खून का प्यासा न जाने उन्हें कितनी दर्दनाक मौत देता।